भो छात्राः सुप्रभातम् देववाण्याः वादने अभिनंदनम च। आज व्याकरण शुरू करने से पहले एक श्लोक जो आपके लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है, आपके जीवन को एक सही दिशा देगा। आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे छात्र, बहुत सारी युवा पीढ़ी व्यसनों की शिकार है। और किस कारण से? बुरी संगति के कारण। जीवन में संगति का बहुत महत्व होता है। जो बच्चे अच्छे बच्चों का साथ करते हैं, अच्छी संगति करते हैं, उनका जीवन हमेशा उत्थान की ओर जाता है। लेकिन जो दुर्भाग्यवश बुरी संगति में फंस जाते हैं, उनका जीवन अधोगति की ओर चला जाता है और वो दुर्व्यसनों से ग्रस्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में संगति का विशेष महत्व है। खास करके किशोरावस्था में, छात्रावस्था में हमें अच्छे बच्चों का साथ करना चाहिए। इसी संबंध में एक श्लोक, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। चेताः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं। सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। सत्संगति अर्थात अच्छी संगति मनुष्य का क्या नहीं करती, कितने गुण, सद्गुण उसके अंदर विकसित कर देती है, डेवलप कर देती है कि उसका जीवन उत्थान की ओर चला जाता है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। जिंदगी की जड़ता को, मस्तिष्क की जड़ता को दूर कर देती है। धियो मस्तिष्क की जड़ता को समाप्त कर देती है। जाड्यम धियो हरति सिंचिति वाचि सत्यम। वाचि वाणी में अमृत का संचार करती है, सत्य का संचार करती है। अगर अच्छी संगति आप करेंगे तो आपकी वाणी में भी परिवर्तन आएगा। आप हमेशा अच्छी वाणी बोलेंगे, सत्य वचन बोलेंगे। और मानोन्नतिम दिशति माप पापमपाकरोति। आपका सम्मान होगा, मान और उन्नति होगी। दुनिया में आप सम्मान प्राप्त करेंगे, जीवन में आप उन्नति करेंगे। पापमपाकरोति, आपके जितने भी क्लेश हैं, पाप हैं, दुख हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। चेताः प्रसादयति। चेताः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम। और आपके चित्त को प्रसन्न कर देगी अच्छी संगति। जब आप बुरी संगति में फंसेंगे तो आपके मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। आपको ऐसा, आपका बुरा मित्र कुछ न कुछ कहता रहेगा जिससे आप परेशान रहेंगे, पीड़ित रहेंगे। आपका मन, मस्तिष्क अच्छा चिंतन नहीं कर पाएगा। चेताः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम। सत्संगति आपके चित्त को प्रसन्न करेगी। दिग दिगंत में आपका नाम होगा, कीर्ति, यश फैलेगा आपका। और सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। इसलिए अच्छी संगति मनुष्य का क्या नहीं करती। मनुष्य का सब कुछ अच्छा ही अच्छा करती है। इसके विपरीत बुरी संगति इसका बिल्कुल विपरीत करती है। इसलिए हमें अच्छे बच्चों का साथ करना चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए, जिसको सत्संगति कहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि आप अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छे बच्चों का साथ करेंगे। जो बुरी संगति वाले, जो बुरे बच्चे हैं, उनका कभी साथ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसका पालन जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब हम ग्रामर का पोर्शन अपना व्याकरण का शुरू करेंगे। कल हमने आपको अनुनासिक संधि पढ़ाई, इससे पहले जस्त्व संधि पढ़ाई। आज हम आपको अनुस्वार संधि पढ़ाते हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण संधि है। बहुत से लोग संस्कृत भाषा लिखने में गलतियां करते हैं। उनको ज्ञान नहीं होता कहाँ पर हलंत लगना है, कहाँ पर माँ का प्रयोग करना है, कहाँ पर नहीं करना है।
तो ये अनुस्वार संधि आपको कहाँ पर अनुस्वार लगाएंगे, कहाँ पर आप माँ का प्रयोग करेंगे हलंत लगा करके, ये आपको निर्देशित करेगी, आपको बताएगी। तो अस्य संधेय सूत्रमस्ति मोनुस्वारः, अनुस्वार संधेय सूत्रमस्ति मोनुस्वारः, उत्तर पुस्तिकाम उद्घाट्य लिखत। सूत्र है इसका मोनुस्वारः। इसको देखिए मोनुस्वारः, इसमें मो बना हुआ है, उसके आगे वही खंडाकार चिन्ह है, फिर नुस्वारः लिखा है। तो हमने बताया था आपको कि खंडाकार चिन्ह का मतलब आ होता है। आ के स्थान पर जब संधि होती है तो वहाँ पर खंडाकार चिन्ह लग जाता है, लेकिन ये उच्चारण आ का देता है। ठीक है, तो मोनुस्वारः मतलब म और फिर आगे अनुस्वारः। अनुस्वार से मतलब समझते हैं आप, अनुस्वार ऐसे ये जो है अनुस्वार होता है। ठीक है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। अब एक होता है म, ये तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, संदेह की स्थिति में रहते हैं, कहाँ पर इस माँ का प्रयोग किया जाए, कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, बिंदी लगाई जाए। तो ये जो मोनुस्वारः संधि है, जिसको अनुस्वार संधि कहते हैं, ये आपके इस भ्रम को दूर करेगी। ये अनुस्वार संधि कहती है, मोनुस्वारा का मतलब होता है माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। इस माँ के स्थान पर अनुस्वार का हम प्रयोग करेंगे कब? अगर आगे कोई व्यंजन वर्ण आया हो। अगर कोई आगे व्यंजन वर्ण आ रहा है, दो शब्द होते हैं संधि में, उनमें मेल होता है, तो अगर दूसरा वाला जो पर शब्द है वो अगर व्यंजन वर्ण से स्टार्ट होता है, व्यंजन वर्ण से प्रारंभ होता है, किसी भी व्यंजन वर्ण से, तो फिर वहाँ पर माँ नहीं होगा, माँ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी ये बात है, बहुत सरल संधि है, लेकिन आपके बहुत सारे भ्रमों को दूर कर देती है। उदाहरण देखिए, हरिम प्लस वंदे, गुरुम प्लस वंदे। ठीक है, हरिम प्लस वंदे, गुरुम प्लस वंदे। बालकम प्लस अपठत, गृहम अगच्छत। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे स्थान स्थान पर। हम 4 उदाहरण लिखते हैं, 4 उदाहरणों से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण है हरिम प्लस वंदे। हरिम प्लस वंदे, यहाँ पर प्लस से पहले क्या आया हुआ है? माँ, ये वाला हलंत लगा हुआ है। आगे क्या आ रहा है? वंदे। वंदे में पूर्व वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण है, व। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण आने से यहाँ पर माँ नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। इसलिए संधि करके कैसे लिखेंगे? हरिम वंदे। ठीक है, अगर आगे व्यंजन वर्ण कोई भी आए तो उससे पहले माँ का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि अनुस्वार लगता है। तो हरिम वंदे। फिर है गुरुम वंदे। तो इसी तरह से गुरुम यहाँ पर है, माँ लगा माँ बना हुआ है, आगे व आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? इसी तरह से गुरुम वंदे। गुरुम वंदे माने गुरु की वंदना करते हैं, हरि की वंदना करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं। अगला उदाहरण है बालकम अपठत। तो यहाँ पर देखिए माँ है, उसके आगे क्या आ रहा है? आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर व्यंजन वर्ण है कि स्वर है? आप जानते होंगे स्वर वर्ण आ रहा है, व्यंजन वर्ण नहीं है। तो इसलिए क्या होगा? माँ ही रहेगा। बराबर बालकम अपठत।
ठीक है। अगर हम इसको चाहें तो हम माँ को माँ आधा है चूँकि, इसलिए आ जुड़ जाएगा, तो बालक मपठत भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बालक मपठत। ठीक है, इसको मिला भी सकते हैं, नहीं तो अलग भी रखेंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर स्वर वर्ण आ रहा है इसलिए इस माँ को अनुस्वार नहीं होगा बल्कि माँ ही रहेगा। इसी तरह से गृहम प्लस अगच्छत, यहाँ भी माँ है, आगे क्या रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है, इसलिए यहाँ भी गृहम ही रहेगा, अनुस्वार नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको गृहम अगच्छत ऐसे लिखेंगे, या फिर हम माँ आधा है इसमें आ मिल जाएगा तो गृहम अगच्छत ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये एक ही बात है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो समझ गए। मोनुस्वारः, ये अनुस्वार संधि का तात्पर्य है यदि माँ के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम प्लस वंदे, इस माँ के बाद व्यंजन वर्ण व आया है इसलिए ये अनुस्वार हो गया माँ की जगह पर हरिम वंदे। गुरुम वंदे, इसी तरह से आगे व्यंजन वर्ण आने के कारण इस मोनुस्वारः संधि के प्रभाव से माँ के स्थान पर अनुस्वार हो गया तो गुरुम वंदे हो गया। अब अगर आगे स्वर वर्ण आ रहा है तो ये यहाँ पर ये मोनुस्वारः संधि काम नहीं करेगी, बल्कि इसी के निर्देशानुसार यहाँ पर माँ ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है, तो बालकम अपठत या बालकम अपठत ऐसे लिख देंगे। इसी तरह से गृहम प्लस अगच्छत तो गृहम अगच्छत या गृहम अगच्छत ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अब मोनुस्वारः संधि अर्थात अनुस्वार संधि वहाँ होती है जहाँ पर आगे कोई व्यंजन वर्ण आया हो तो उससे पूर्व माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यदि व्यंजन नहीं है तो फिर वो माँ का माँ ही रहता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको किताब में बहुत सारे मिलेंगे, तो आप इसी से जो है समझ जाएंगे। इसी तरह से कर लीजिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल संधि है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आप अन्य उदाहरण लेकर के और उनको आप घर में ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।